नोट कर लीजिए। नोट कीजिए।
इतना ही है कामायनी। पूरी कामायनी में इतने ही प्रश्न हैं। कामायनी रचना है 1935-36 और इतने वर्ड आपको और इतनी बातें पता होनी चाहिए। विगत 20 वर्षों में जो कामायनी से सवाल पूछे गए सिविल सेवा में या स्टेट पीसीएस में, वो इसी रेंज में। दो स्तरों पर कामायनी को समझ लेना है। एक तो इसका विषय क्या है, इसका संवेदना पक्ष क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, और दूसरा इसका शिल्प पक्ष, इसका अभिव्यक्ति पक्ष। जो संवेदना और विषय है उसमें हमको जानना है कि कामायनी चेतना का सुंदर इतिहास है, ऐसे शब्द को लेकर के प्रश्न पूछे गए तथा अखिल मानव भावों का सत्य है। चेतना का सुंदर इतिहास कामायनी और मानव भावों का जो सत्य है वो कामायनी का विषय है। दूसरा प्रश्न है विषम परिस्थितियों में, आसान परिस्थितियां नहीं, जीवन के सृजन का महाकाव्य, कंस्ट्रक्टिव चेतना का महाकाव्य। और महाकाव्य पर अलग से एक सवाल भी पूछा जा सकता है शिल्प के स्तर पर, भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी से पूछा गया कि युगबोध है, इसमें परिपुष्ट चिंतन है, महत उद्देश्य है और इसका प्रौढ़ शिल्प भी है, शिल्प भी मैच्योर है। ये सवाल पूछा गया है, पूछा जा सकता है। युगबोध है, अपने समय का बोध है, उसमें परिपक्व मैच्योर चिंतन है और एक महान उद्देश्य है और इसका शिल्प भी मैच्योर है, प्रौढ़ है, शिल्प भी बेहतर। युगबोध मतलब समय की चिंता है, परिपुष्ट चिंतन है, अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों समाहित है और सतत और सकारात्मक उद्देश्य है और प्रौढ़ शिल्प है। ये सवाल उज्जवल चेतना का सुंदर इतिहास, ये 2 बार सवाल पूछा गया। और कामायनी समरसता संदेश देती है, आनंदवाद, प्रतिभिज्ञा दर्शन इसको कहा गया, या शैवाद द्वैतवाद भी कहा जा सकता है। शैवाद द्वैतवाद। मानव सभ्यता के विकास की स्थितियां हैं कामायनी में। सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से आधुनिक व्यक्ति यानी आदिम मानव से आधुनिक मानव तक की यात्रा है। आधुनिक मानव तक का जो डेवलपमेंट या अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो यात्रा है, इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है कामायनी में। राष्ट्रीयता और नवजागरण छायावाद की विशेषता है और बुद्धिवाद और अधिक सुख की चाह में डिजायर, अगर आपको अधिक सुख की है तो दुख मिलना स्वाभाविक, ये सब चेतावनी कामायनी देती है। तो कामायनी सतत विकास और सभी समस्याओं का समाधान भी। जितनी समस्याएं हम महसूस करते हैं या कर सकते हैं उनका एक सृजनात्मक सॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। तो कामायनी में इतने सारे विषय हैं, तो एक प्रौढ़ जो विद्यार्थी, एक मैच्योर जो विद्यार्थी है, उसको क्या करना चाहिए? जब भूमिका में इन्हीं बातों को लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न की भूमिका, मान लिया कि ये वाला प्रश्न आया, तो बाकी सब एक एक चीज आपकी भूमिका में ये वर्ड काम आएंगे। यानी विगत जो 15 वर्षों के सवाल हैं, उन सवालों को ही भूमिका का विषय बनाएं। बच्चों को लगता है कि भूमिका लिखें कैसे, आपके सामने लिखी हुई है सब बातें। 15 साल के सवाल को अगर आप एक जगह लिख लेंगे तो कहीं से भी भूमिका स्टार्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीयता और नवजागरण, अपने समय की चिंता, कितना बढ़िया सवाल पूछा गया कि कामायनी में युगबोध है, परिपुष्ट चिंतन है, महत उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प है। कोई व्यक्ति यही भूमिका से स्टार्ट कर सकता है। अगर दूसरा कोई सवाल है, ये वाला सवाल पूछा गया, तो यहाँ से भूमिका से स्टार्ट कर सकता है। यानी भूमिका अलग से नहीं, जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं में से 4 शब्द उठाइए, क्योंकि वो सवाल उसके कंक्रीट उद्देश्य पर आधारित पूछे गए, तो खुद ही प्रभावित शब्द होते हैं वो। उज्जवल चेतना का सुंदर इतिहास है, समरसता संदेश है, मानव सभ्यता के विकास की स्थितियां हैं और इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। तो अब तक 20 वर्षों में इतने ही सवाल पूछे गए हैं, तो ये इसका संवेदना पक्ष है। यानी ज्यादातर सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं?
विषय से, संवेदना से। और शिल्प, इसका प्रौढ़ शिल्प है, मैच्योर शिल्प है, तत्सम भाषा है, प्रतीकात्मक और रूपक। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि रूपक तत्व क्या है, प्रतीक योजना क्या है, नए अलंकार हैं, बिंब हैं, और ये भाव प्रधान महाकाव्य है। आधुनिक रचनाओं में घटना प्रधान महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, चरित्र प्रधान महाकाव्य रामचरितमानस, विवरण वर्णन प्रधान है रामचंद्रिका, और ये महाकाव्य कैसा है, भाव प्रधान, उद्देश्य प्रधान। तो ये इसका शिल्प और ये इसका विषय। तो विषय और शिल्प, यही दो आधार होता है प्रश्न पूछे जाने का। जिसमें से आप पूछ रहे थे कि बुद्धिवाद और अधिक सुख की चाह में कोई व्यक्ति अगर केवल बौद्धिकता पर ही आश्रय ले, हृदय का पक्ष अगर शून्य हो जाए, तो केवल एकांगी विकास करेगा, अपना विकास चाहेगा, अपना ही डेवलपमेंट है। जैसा अभी क्या है, बुद्धिवाद का विकास इतना अधिक है कि प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि दूसरा न रहे, विपक्ष न रहे। नहीं, जैसे कहते हैं भाई इससे मुक्त भारत हमको चाहिए, तो विपक्ष तो होना ही चाहिए। विपक्ष तो आईना है, दिखाता है। अगर कोई सत्ता कहेगी जी विपक्ष रहे ही नहीं, केवल अपना सुख, हर इंडिविजुअल अगर चाहे कि हम सुखी रहें, विकसित देश चाहे कि जी हम ही विकास करते रहें और पर्यावरण की कीमत पर विकास करते रहें, तो केवल अगर बुद्धिवाद होगा, हृदय का पक्ष अगर जीरो होगा, शून्य होगा, हृदय का आयतन जितना संकीर्ण होता जाएगा और केवल हम बुद्धिवाद के विकास में रहेंगे, यानी अपना सेल्फ डेवलपमेंट चाहेंगे। मुक्ति बोध कह रहे थे कि कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, अगर वह मिलती है तो सबके साथ ही। अगर पड़ोसी भूखा है, परेशान है, तो आप सुखी हो ही नहीं सकते। आप चाहेंगे कि हम सुखी रहें और पड़ोसी क्या रहे। पाकिस्तान बर्बाद रहे तो हिंदुस्तान भी आबाद नहीं होगा। एक फिलोसफर ने कहा था कि दूसरे को अमीर कीजिए, आप स्वयं अमीर हो जाएंगे। अगर आपके सराउंडिंग वाले अमीर नहीं हैं तो आप अमीर हो ही नहीं सकते, आप सुखी हो ही नहीं सकते, है या नहीं। पड़ोसी चिंताग्रस्त रहे, परेशान रहे, तो आपको भी परेशान करेगा। तो कोई व्यक्ति कहे कि जी हम रहें, कामायनी कहती है कि अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। अपने ही हम विकास करें तो विकास कैसे संभव है। इसलिए सबका विकास जरूरी। संविधान भी सबके विकास की बात करता है। कामायनी भी कहती है कि अगर केवल एक व्यक्ति विकास करे, अगर रिसोर्स सब 2% लोगों के पास हो और बाकी लोग भूखा नंगा रहे, तो उसको भी नींद नहीं आएगी, उसको भी दुख मिलना वाजिब। बुद्धिवाद और अधिक सुख की चाह में दुख मिलना स्वाभाविक। सुख और आनंद तभी हो सकता है जब सब सुखी हो। नहीं, अगर घर में 4 भाई हो, एक भाई चाहे कि जी हम सबका हड़प करके अकेले सुखी हो जाए, तो सुखी हो ही नहीं सकता। कामायनी सिखा रही है कि कहीं भी पर्यावरण में है ही नहीं, सब सुखी होंगे तभी पर्यावरण स्वच्छ होगा। पर्यावरण जो है एक व्यक्ति और एक राष्ट्र का विषय नहीं। ठीक उसी तरह से ये सवाल बहुत अच्छा पूछा गया कि बुद्धिवाद और अधिक सुख की चाह में मनु थे। कामायनी का जो मनु है, जो सामंती सभ्यता का प्रतीक है, जो मन का प्रतीक है, जो मध्य वर्ग का प्रतीक है, केवल अपने सुख की चाह में था और इसलिए अंततः प्रलय हुआ, दुख हुआ। जब तक समरस व्यवहार नहीं होगा, जब तक सबके सुख, इसलिए कामायनी क्या सिखाती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। दूसरा सुखी है तो आप भी सुख होइए। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जब तक अपने सुख के आयतन को आप बढ़ाएंगे नहीं, हृदय के आयतन को बढ़ाएंगे नहीं। गांधी के हृदय में सब है, वो कहते हैं 7 तरह के पाप होते हैं, सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे। ये कामायनी सिखाती है। नवजागरण और छायावाद की विशेषताओं के, छायावाद की विशेषता क्या क्या है? नवजागरण है, मैं शैली है, सौंदर्य चेतना है, प्रकृति चित्रण है, वेदना की अधिकता है, तत्सम प्रधान भाषा है, प्रवाहपूर्ण भाषा है। ये सब विशेषताएं राष्ट्रीय चेतना है, कामायनी में भी दिखाई देती है। तो छायावाद की विशेषताओं को देखना है और कामायनी में एक एक उदाहरण देखना है। ये कह रहा है कि भाई चेतना का सुंदर इतिहास है, हमारी चेतना का, हमारी अवेयरनेस का, हमारी सृष्टि का एक बेस्ट जो हिस्ट्री है और जो उसमें इमेजिनेशन है, मिल करके सतत विकास की बात कामायनी करती है। कामायनी सिखाती है कि सृष्टि का विकास आदिम मानव से आधुनिक मानव तक हमको ले जाना।
मनु से कहाँ तक ले जाना है? कुमार तक। कुमार में क्या है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों का संतुलन। कुमार के सेंस में है कि ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, तो आनंद तक सबको ले जाना। अन्नमय कोश में जो व्यक्ति है, जैविक इकाई जो व्यक्ति है, उस सबको हमको कहाँ ले जाना है? सुख दुख से ऊपर। नारी पुरुष और नारी पुरुष की समता होगी तभी जाकर के समाज का विकास होगा। इसलिए कामायनी कहती है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। कामायनी विषम परिस्थितियों में, परिस्थितियां कैसी हैं? विषम। प्रलय से ही शुरुआत हुई है। विषम मतलब खराब परिस्थितियां, है ना। विषम का मतलब क्या हुआ? जो कटु परिस्थितियां हैं, जो विषम हैं, जो बदरंग हैं, जो शांति वाला नहीं है, जो प्रलय का है, जो सब कुछ चिंता में है, दुख में है, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? विषम परिस्थिति। जैसे किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ और बहुत इच्छा में है, तो कैसा हुआ? विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति मतलब नेगेटिव कंडीशन। तो नेगेटिव कंडीशन में ये पॉजिटिव बातें सिखाती है कामायनी। सवाल क्या पूछा गया कि विषम परिस्थितियों में जीवन के सृजन का महाकाव्य है। मनु के पास कुछ भी नहीं है विकल्प। मनु कैसे हैं? विषम परिस्थितियों में, प्रलय हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और फिर उसके बाद वनस्पतियों का उदय और फिर एक नई सृष्टि का विकास। श्रद्धा और मनु के संयोग से एक पुनः सुख में, आनंद में एक सृष्टि का विकास। तो कामायनी क्या है? विषम परिस्थितियों में जीवन का सृजन कंस्ट्रक्टिव चेतना पर लाती है, और इसका एंड कैसा होता है? समरसता पर। समरसता मतलब सब आनंद में हो, सब सुखी हो, तभी सृष्टि सुखी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सुख के आप टापू नहीं बना सकते कि भाई जी हम 100 लोग सुखी रहेंगे और करोड़ लोग क्या रहेंगे? भूखे नंगे 5 किलो अनाज पर रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा चिंतन है कि भाई हम करोड़ों लोगों को 5 केजी अनाज पर रखेंगे और कुछ सुख के टापू बना लेंगे, तो कामायनी कह रही है, चेतावनी दे रही है कि ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि के विकास में और अधिक सुख की और कुछ लोगों के सुख की चाह में दुख मिलना स्वाभाविक। और मुक्ति बोध की वो बात जहां से आप शुरू कर सकते हैं कि कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती। सुख आनंद अकेले में नहीं मिलता। अगर मिलना है तो सबके साथ ही मिलना है। सब सुखी होंगे, सबका मंगल होगा। इसलिए कहा गया उपनिषदों में भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी होंगे तभी। तो कामायनी सबके सुख की बात करती है। कामायनी में युग बोध है। युग बोध मतलब अपने समय का बोध। युग का मतलब क्या होता है? अपना समय। बोध मतलब जानकारी, अपने समय की समस्याओं की संपूर्ण जानकारी। समय की समस्या क्या है? कि हम गुलाम हैं। अतीत की भी समस्याएं पता है कामायनी को, फ्यूचर कैसा होगा ये भी पता है। तो युग बोध का मतलब एक समग्र बोध हुआ। तो कामायनी में युग बोध है। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य बोध है। प्रश्न कितना सुंदर प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न कि कामायनी में युग बोध है, मैच्योर चिंतन है। परिपुष्ट मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो मैच्योर है, परिपुष्ट चिंतन है। महत उद्देश्य, उद्देश्य कैसा है? महान। महान का मतलब क्या हुआ? सबको आनंद में, सब सुखी हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो, तो सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इसका शिल्प कैसा है? ये तो इसका उद्देश्य है। और जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो भी कैसा है? मैच्योर है, प्रौढ़ शिल्प। प्रौढ़ शिल्प है मतलब भाषा इसकी बहुत प्रांजल है, बहुत प्रवाहपूर्ण है, तत्सम भाषा, एक ऐसी भाषा जिस पर हिंदी गर्व कर सकती है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का गोल्डन पीरियड। छायावाद की भाषा कैसी है? जिस भाषा पर हिंदी को गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान। तो प्रौढ़ शिल्प है, प्रतीकात्मक भी है। इसके प्रतीक बहुआयामी। हमने देखा है कि मनु के कई प्रतीक है, यानी इसके समानांतर अर्थों की योजना इतनी अच्छी है कि कई सारे अर्थ विस्तार होते हैं इसके। श्रद्धा आदिम नारी भी है, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भी प्रतीक है, भारत के उदात्त स्वरूप का भी प्रतीक, गांधीवाद का, कर्मशीलता का। तो ये जो प्रौढ़ शिल्प है, महत उद्देश्य है, परिपुष्ट चिंतन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और उज्जवल, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कामायनी उज्जवल चेतना का सुंदर इतिहास। कामायनी चेतना मतलब जो अवेयरनेस है उसका एक
उसकी एक हिस्ट्री है, और कैसी हिस्ट्री है? बदरंग नहीं, सुंदर इतिहास। सुंदर मतलब पॉजिटिव, यानी चेतना का एक पॉजिटिव आख्यान। कामायनी में समरसता संदेश है। संदेश मतलब लेसन, उद्देश्य। समरसता मतलब सब समरस हो, सुख दुख समान सा हो, सुख के पीछे का दुख और दुख के पीछे का सुख हम समझते हो, यानी कहीं कोई त्राहिमाम न हो, कोई दुखी न हो, है ना। सुख और आनंद में अंतर है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह से सुख नहीं होगा। हम लोगों ने उत्तर आधुनिक समय में क्या समझ लिया कि भौतिक वस्तुओं को सजा ले, संग्रह कर ले, एक मकान नहीं 10 मकान, और नया लेटेस्ट फोन भी आ जाए, है ना, सब आ जाए, तो क्या इससे सुखी हो जाता है व्यक्ति? किसी के पास सब कुछ है तब भी रातों की नींद नहीं, और खाने को अन्न नहीं, क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा। पहले दवा खाएगा, उसके बाद कुछ खाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि सुख और आनंद में अंतर है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह सुखी कर सकता है, आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो एक आत्मिक आनंद है। वो आनंद जब आप जन्म मरण से ऊपर होते हैं, सुख दुख से ऊपर होते हैं, लिंग भेद से ऊपर होते हैं, जाति भेद से ऊपर होते हैं, तो उज्जवल चेतना का सुंदर इतिहास। कामायनी में एक बेहतर उद्देश्य है, मानव सभ्यता के विकास की कथा है। और प्रतिभिज्ञा दर्शन का मतलब क्या हुआ? भिज्ञ मतलब नॉलेज, जानकारी, प्रति मतलब पहले से, प्रति मतलब क्या हुआ? बिफोर, पहले से, भिज्ञ मतलब नॉलेज, जानकारी, अवेयरनेस। पहले से ही हमको नॉलेज हो जाए कि आखिर दुख का कारण है क्या। हमको पहले से ये पता है कि दुख का कारण क्या है, और हमको पता है कि दुख का कारण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान का संतुलन नहीं होता। हमने इच्छा किया कि हम यूपीएससी पास कर जाएं, हमने इच्छा किया, लेकिन उसके अनुसार काम ही नहीं किया, वर्क नहीं किया। तो इच्छा हमने रखा, अच्छा, और क्रिया, क्रिया मतलब जो वर्क है वो हमने कैसा रखा, उसके अनुरूप नहीं किया, केवल मन में ही ख्याली पुलाव सोचते रहे, नहीं। तो इच्छा और क्रिया में क्या हुआ? अंतर विरोध हुआ। और ज्ञान का मतलब है कि जो वर्क हमारा है वो तार्किक रूप से सही हो। कई बार हम 10 घंटा मेहनत करते हैं लेकिन गलत दिशा में करते हैं, ऐसा होता है। इसलिए कहा गया कि W=FS cos थीटा। cos 90 है तो वर्क 0 हो जाएगा, तो फिर हम दुखी होंगे, लगा भाई रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, कहते हैं ना कि जी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, हम बहुत दुखी हो गए। और देखिए यहाँ से निराश होकर के नहीं कर चले हम फिदा, है ना। तो इसका मतलब है कि कामायनी सिखाती है कि दुख आखिर हुआ क्यों। इसका मतलब है कि हमने इच्छा तो रखी लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं किया, और जो काम किया वो ज्ञान आधारित नहीं किया, रीजनिंग बेस्ड नहीं किया। हमने कहीं ना कहीं अपने मेहनत में, अपने परिश्रम में तार्किकता का, अवेयरनेस का सहारा नहीं लिया। क्योंकि कम मेहनत में भी लोग पास कर जाते हैं, और अधिक मेहनत करने वाले भी पीछे। इसका मतलब है कि अधिक मेहनत करने वाला लॉजिकल नहीं किया, स्मार्ट नहीं किया, है ना। तो कामायनी सिखाती है कि भाई दुख का कारण क्या है। प्रतिभिज्ञा मतलब पहले से ही हमको नॉलेज हो जाना। दुख का कारण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान में संतुलन नहीं होना। दुख का कारण है नारी पुरुष। अगर पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो लोग दुखी हैं। अभी एक घटना देखा होगा कि एक व्यक्ति ने, एक इंजीनियर ने क्या कर लिया, हाँ, उनकी पत्नी ने उनको इतनी पीड़ा दी, है ना। किसी को पत्नी पीड़ा दे रही है, किसी को पति पीड़ा दे रहा है। इसका मतलब है कि पारिवारिक संरचना में नारी और पुरुष दोनों के राइट्स हैं, तो दोनों के ड्यूटीज भी हैं। राइट्स और ड्यूटीज दोनों को आप नहीं समझेंगे तो कामायनी सिखा रही है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में। कुछ सत्ता है नारी की। नारी समाज को हमने सदियों से, हजारों सालों से दबाया, अब वो थोड़ा दबा रही है, नहीं। तो इसका मतलब है कि नारी पुरुष की समता हो। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये समझना होगा, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। सुख के पीछे दुख छुपा है और दुख के पीछे सुख छिपा है। इसलिए जर्मनी के एक दार्शनिक थे नीत्शे, उन्होंने कहा कि आप सुखी इसलिए हैं कि अभी दुख की खबर पहुंची नहीं, वो पहुंचने ही रास्ते में ही, दुख की खबर आने वाली है। इसका मतलब है कि सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। अगर आप बहुत सुखी हैं, मान लिया आप टॉप कर गए, आप बहुत कुछ दिन सुखी हैं कि जी हम क्या हो गए एग्जाम में
पास कर गए, लेकिन क्या पास कर गए तो क्या परमानेंट आपको सुख मिल गया? दुख, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, नदी के दो किनारे हैं, और जो दोनों किनारों को समझता है उसको न दुख होता है न सुख होता है। इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ जितने बड़े चिंतक हुए वो कभी दुखी भी नहीं हुए। अभी राम की शादी हुई है और तुरंत आए हैं, और सेकेंड डे उनको क्या हुआ, भाई मिलना है राजगद्दी, मिल क्या गया, 14 साल का वनवास, और राम के चेहरे पर शिकन नहीं है। इसका मतलब है कि राम को पता है कि सुख के पीछे दुख भी है, और इसलिए समरस है, वो स्थित प्रज्ञ है। इसलिए कहा गया कि राम का चरित्र कैसा है, स्थित प्रज्ञ है, सुख दुख में समान। इसलिए कहा गया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में अगर समान आचरण है, लाभ और अलाभ में अगर समान आचरण है, लाभ हो गया तो ठीक और हानि हो गया तो बुरा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो सुख दुख, लाभ हानि, उत्थान पतन में जो समरस है, यही तो है समरसता संदेश। सब उस प्रकृति को यदि कोई पहचान लिया है तो दुख में अत्यधिक दुखी नहीं होगा और सुख में अत्यधिक सुखी नहीं होगा। इन दोनों, इसलिए कहा गया कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की जो रात्रि गई है, सुख की नई सुबह वहीं से आने वाली। ये कौन समझा रही है? श्रद्धा समझा रही है। किसको? मनु को। मनु को कह रही है कि तुम दुखी मत रहो, चिंता में मत रहो, क्योंकि जो विषय चिंता का है उसी के पीछे से ही, उसी में अंतर्निहित है सुख भी। दुख की पिछली रजनी मतलब रात्रि, दुख की पिछली रात्रि के बीच सुख की नई सुबह। एक पर्दा यह झीना नील, एक झीना नीला पर्दा है, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। जिसको पता है कि भाई जो हम देख रहे हैं दुख, उसमें सुख भी छिपा है, और जो सुख देख रहे हैं उसमें दुख भी छिपा हुआ है। और कोई भी रात इतनी लंबी होती ही नहीं है कि सुबह न हो, सूर्योदय तो होना ही। प्रकृति में भी दिन रात बराबर चलते रहते हैं, तो जितना देर दुख का उतना देर सुख का। तो समरसता संदेश समझ गए, प्रतिभिज्ञा समझ गए। प्रतिभिज्ञा का मतलब है कि पहले से ही हमको दुख की और दुख के विषय की जानकारी हो जाना। और इसीलिए एक शब्द है शैवाद्वैतवाद। शैवाद्वैतवाद का मतलब है कि ये जो सृष्टि है शिव ने बनाई, भगवान शिव ने, क्योंकि शैव दर्शन में विश्वास करते हैं जयशंकर प्रसाद, वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, जो धरती है, किसने बनाया? शिव ने। और शिव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। शिव का तो नेचर ही वेलफेयर का है। अगर शिव ने ये धरती बनाई है और धरती में इतनी समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, रोग है, समस्याएं कई तरह की हैं, तो ये शिव ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने बनाया है। ये धरती तो मिली ही थी सुंदर, ये धरती तो मिली ही अच्छी, ये पर्यावरण तो सबके विकास के लिए, लेकिन अगर कहीं अत्यधिक गरीबी है और कहीं अत्यधिक संपन्नता है तो ये हमने बनाया। तो कामायनी कहती है कि शैवाद्वैत, यानी ये धरती कल्याणकारी है, अगर हमने इसको खराब बना दिया है तो ठीक कौन करेगा? हम ही करेंगे। यानी हमको अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमको अपने में सबके विकास की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए प्रियम्बल में हमने क्या कहा कि भाई प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबके लिए, सबके लिए है कि नहीं? सबके लिए है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता नहीं है कि नहीं? विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सबके लिए। तो हम भारत के लोग जो जितने हैं उसमें ऐसा नहीं कि कुछ लोग रिजर्व, कुछ लोगों को सुखी मिलना है और कुछ लोगों को दुखी मिलना है। मानव सभ्यता के विकास, मानव सभ्यता का विकास मतलब स्टार्ट बिंदु से लेकर के हमको कहाँ जाना है? आधुनिक मानव तक की यात्रा करनी। ये सब लिखना पड़ेगा, ये वाला सब लिखना है, सब एक ही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है। कामायनी में इतिहास भी है, स्टोरी में ऐतिहासिक क्रम है, मिथकीय इतिहास है, कैरेक्टर भी ऐतिहासिक है, मनु श्रद्धा हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर, और आधुनिक कैरेक्टर भी है, कल्पना वाला भी है, घटनाएं भी इतिहास से हैं। अब देव सभ्यता की बात, सामंती सभ्यता की बात, आदिम पुरुष की बात, वैवस्वत मनु की बात, ये कहना कि जी 6 बार पृथ्वी पहले से नष्ट हो चुकी, ये 7वीं बार है, ये वैवस्वत मनु है, 7वें मनु। तो ये सब मिथक, इतिहास, कल्पना को लेकर के कैसे प्रेजेंट बढ़िया हो, प्रेजेंट अच्छा हो, हमारा राष्ट्र आजाद हो और जो नया भारत बने वो कैसा बने, इसी की कोशिश है कामायनी। तो इतिहास और इमेजिनेशन,
का अद्भुत मिश्रण है। अद्भुत मतलब किस लिए इतिहास का मिश्रण है? रामधारी सिंह दिनकर कह रहे थे कि जब भी अतीत में जाता हूँ युग के दिए जलाता हूँ। जब हम अतीत में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? प्रेजेंट कंडीशन को, फ्यूचर को देखने के लिए। अतीत में जाना, प्रेमचंद भी कह रहे थे कि गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं। हम बैक इसलिए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि क्रिकेटर जो बॉल फेंकता है वो पीछे जाता है आगे तेज गति से बॉल फेंकने के लिए नहीं। तो हम अतीत में क्यों जाते हैं? अतीत का आख्यान क्यों उठाते हैं? अतीत का आख्यान इसलिए उठाते हैं कि हम फ्यूचर बढ़िया कर सकें। लेकिन कई लोग अतीत का आख्यान किस लिए उठाते हैं? वर्तमान को खराब करने के लिए। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग अतीत में ही जीते रहते हैं। नहीं, तो अतीत में दो तरीके से जाया जा सकता है। एक तो जाया जा सकता है कि वर्तमान को बेहतर बनाए, भविष्य को बेहतर बनाए, और दूसरा अतीत में कोई जा सकता है कि वर्तमान को और कैसा बनाए, कुंठित बना दें, दुखी बना दें, एक दूसरे से लड़ा दें। लेकिन कामायनी किस लिए इतिहास में जाती है? स्कंदगुप्त में भी इतिहास है, चंद्रगुप्त में भी इतिहास है, राम की शक्ति पूजा में भी इतिहास है, दिव्या में भी इतिहास है, कुरुक्षेत्र में भी इतिहास है। तो इतिहास के साथ कल्पना का मिश्रण करके वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। समझ गए? तो ये था कामायनी का पूरा विषय, और इसी में पूरे 2025 के सवाल, 2026 के सवाल सब इसी में इनबिल्ट, इतने ही में से पूछा जाएगा। कुछ शब्दों का हेर फेर हो सकता है, प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अगर ये विषय और वो उसका शेल क्लियर समझ में आ गया, तो अब आपको करना क्या है ना? करना ये है कि कामायनी पर आपको ऑनलाइन क्लास है, इसमें 4 या 5 होंगे, और इसमें लगभग सभी प्रश्नों को बताया गया है। आपने नहीं ध्यान से देखा है। कामायनी की सौंदर्य चेतना ये पूछा गया सवाल है, और पूछा गया सवाल है तो निश्चित रूप से बताया गया होगा। और ये छायावाद की सौंदर्य चेतना पर भी एक बड़ी क्लास होगी, और कामायनी की सौंदर्य चेतना पर। लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए, है ना, अभी समझा भी देते हैं। तो ऑनलाइन क्लास आपको करना क्या है कि 4-5 जो वीडियो है एक एक चैप्टर पर, तो ये पढ़ लेना है, और पढ़ करके उसको नोट कर लेना, और नोट करके तब आप क्लास में रहेंगे, तब आपको क्या होगा? ज्यादा फायदा होगा, है ना। क्योंकि ये क्लास कैसी है? ये क्लास है मैच्योर वाली क्लास, नहीं जैसे सब कुछ आपको पता हो, है ना, सब कुछ पता है तो पता, ये पढ़ लेंगे तो सब कुछ पता हो जाएगा। अब पता होने के बाद अब पूरा, जैसे हमने जितने प्रश्न थे कामायनी के, सब हमने थोड़े थोड़े क्या किए, हिंट किया उस पर। तो पहले से ही अगर क्लास किए होते तो और ज्यादा समझ में आता। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे राम की शक्ति पूजा हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पहले पढ़ लीजिए 4-5 क्लास, आपके पास समय भी है, तो प्रतिदिन 2 क्लास 3 क्लास अभी कर जाइए, और फिर हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको क्या होगा, फिर जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कोई संशय नहीं होगा। ठीक है, तो ये करना है। अब रह गया कि कामायनी की सौंदर्य चेतना, यह है वीडियो में, लेकिन फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कामायनी की सौंदर्य चेतना। हिंदी है बहुत आसान, और जो हम लोगों ने जो वीडियो दिया है उसमें मनोरंजन कम है। ठीक है, तो उसको आपको देख लेना है, नोट कर लेना बहुत ध्यान से, धीमी गति से, रोक रोक करके। और जब 4-5 क्लास कर लेंगे फिर आप क्वेश्चन पे जाइए, तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन मेरे सोल्व हो गए, है ना। तो पहले नोट करना है।